तो हम लोग बात करेंगे आज कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है और वो कैसे पास किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, किस तरीके से किस टाइप का मेजोरिटी वगैरह चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलो सर, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है हमारे संविधान में? तो मतलब सब बचपन से पता है हम लोगों को, आर्टिकल 368। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल 368 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए। नाउ हमारे संविधान में सर आर्टिकल 368 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को इंपावर करता है और प्रोसीजर बताता है। ठीक है, वो प्रोसीजर बताता है बेसिकली कि कैसे करके हमारे संविधान को अमेंड किया जा सके, कैसे हमारे संविधान को संशोधन किया जा सके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय संशोधन? हम लोग संशोधन का मतलब क्या समझते हैं सर? हम लोग अमेंडमेंट का मतलब क्या समझते हैं? देखो, अमेंडमेंट ना तीन तरीके से या फिर चार पांच तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली तीन तरीका क्या हो सकता है कि मान लो कि अगर कोई चीज हमें इंसर्ट करना हो, हमारे संविधान में कोई चीज हमें इंसर्ट करना हो, कोई चीज हमें ऐड ऑन करना हो, तब अमेंडमेंट किया जाएगा। अगर कोई चीज रिपील करना हो, मतलब हटाना हो, तो तब अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। और किसी चीज को अपडेट करना हो या फिर वेरी करना हो, तब अमेंडमेंट यूज किया जाएगा। आप लोग मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर, हम लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान का किसी भी भाग में कोई भी चीज ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम लोग संविधान संशोधन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज रिपील करने के लिए, मतलब मान लो कि कोई संविधान में कोई ऐसा चीज है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा अब, ठीक है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और मान लो किसी चीज को अपडेट करना है कि हाँ, ये चीज ऐसा था, तो इसको कुछ अदर प्रोविजंस उसमें लाना है, अपडेट करना है, कुछ अदर प्रोविजंस उसमें वेरी करना है, तब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो सर, जो अमेंडमेंट बिल होता है ना, वो तीन तरह के कैटेगरी का होता है। ठीक है, वो तीन तरीके से पास किया जाता है, वो तीन तरीके से पास हुआ किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका, ये दोनों मत देखना, बाद में बताऊंगा। सबसे पहला तरीका सर, इफेक्टिव इफेक्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे होते हैं ना, जो उतना ज्यादा ज्यादा वैल्यू वाला नहीं होता है सर, बहुत कम वैल्यू का होता है। मतलब उसका जो मूल्य है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मॉडरेट टाइप का उसका मूल्य है। मतलब अगर उसको, अगर उस प्रोविजन में अगर कुछ ऐसा प्रोविजन है हमारे संविधान में जिसको चेंजेस लाने के लिए, जिसको चेंजेस हम लोग ले भी आते हैं ना, उस चेंजेस से बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर जा रहा है, तो वैसे संविधान संशोधन को हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई भी एमपी है कोई भी एमपी है, एमपी अब रिटायर कर गया, तो एमपी का पेंशन, लेट इट बी कि 2020 में एमपी का जो पेंशन था वो 15,000 रुपया था, लेकिन अब इसको 15,000 से, अब हम लोग 2023 में आ गए, तो एमपी का पेंशन को 15,000 से बढ़ा के 25,000 करना है। तो इसमें क्या बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तीस मार खाने वाला काम हो रहा है क्या? नहीं सर, बहुत तीस मान बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये चेंज हो भी जाता है हमारे संविधान में, तो बहुत ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो ऐसे संविधान संशोधन को जो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, जो मॉडरेट वैल्यू का है, जो मॉडरेट वैल्यू का है, कम मतलब बहुत कम वैल्यू का है सर, वैसे संविधान संशोधन को हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आया सिंपल मेजोरिटी से कैसे पास होता है? नाउ इफ आई आई आस्क यू ऑल, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? कैन यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है दोस्त? सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन वोट। मतलब जितने भी बंदे प्रेजेंट एंड वोटिंग में है उनका 50% प्लस वन, दिस इज सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसे हैं ना, जो कि जिनका मोल भाव उतना नहीं है सर, बहुत ही कम दर्जे का है, बहुत ही निम्न दर्जे का है, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हम लोग पास कर सकते हैं बाई सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन सर मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल होते हैं ना, वो इस दर्जे के नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल होते हैं वो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर चेंजेस ला रहे हैं तो इट मीन्स पूरा आइडियोलॉजी में आप चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे संविधान में चेंजेस ला रहे हैं, मतलब आप समझो ना, हमारा जो लिविंग बुक है सर, आप उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वैसे बिल को पास करने के लिए हम लोग स्पेशल मेजोरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का यूज करते हैं, मतलब तीन कैटेगरी हो गया सर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का तीन कैटेगरी हो गया। वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, एक ये हो गया। दूसरा सर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हम लोग सदन से स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी, आई विल टेल यू गाइस, ओके, मैं बताऊंगा, प्लीज वेट, ठीक है। एक और टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है जो आपको सदन से स्पेशल मेजोरिटी से पास तो करवाना ही पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रेटिफाइड दैट बिल, यू हैव टू रेटिफाइड दैट बिल फ्रॉम द स्टेट्स। जितने भी राज्य है ना सर, उन राज्यों से भी आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा कि हाँ, ये बिल हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तीन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दिख रहा होगा। नाउ आई विल गो विथ दीज टू। मैंने ये समझा दिया, पहला वाला समझा दिया, अब ये दोनों में समझाने वाला हूं, सुनना ध्यान से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना बेसिकली सर दो टाइप का है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी वाला, ये पहले तो 368 में है, आर्टिकल 368 में है, और दो टाइप का है, ठीक है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है जो कि रेटिफाई करवाना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेटिफाई, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन का मतलब एक्सेप्ट। आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन, इट मींस एक्सेप्टेंस। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ ऐसा चेंजेस लाया जा रहा है जिस चेंजेस को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अगर उसको पास कर देगा ना तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है जिसको रेटिफाई करवाना पड़ता है, विच नीडेड टू बी रेटिफाइड बाई द स्टेट। स्टेट जो राज्य है ना सर, जो राज्य है हमारे देश के, उन राज्यों से भी हमें उस चीज को पास करवाना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग उस बिल को देखेंगे जिसमें स्टेट से पास करवाने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया और ये देखा गया कि सर जो पार्लियामेंट है ना वो खुद ही सक्षम है इस बिल को पास करने के लिए, और इट डजंट रिक्वायर एनी रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट। तो सर उस बिल को एक्ट कैसे बनाया जाएगा? उस बिल को एक्ट बनाया जाएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्पेशल मेजोरिटी? तो स्पेशल मेजोरिटी का कंडीशन है कि 2/3 मेंबर of the house who are present and voting should pass that bill। समझ में आया? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनको उस बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उस बिल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा भी पास करना पड़ेगा। नाउ आई होप आपको समझ में आता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब 50% से एक वोट ज्यादा एटलीस्ट चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस वन, उतना वोट चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करने के लिए, और 2/3 वोट चाहिए ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग पीपल टू पास दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का ये कंडीशन है। आपको समझ में आया स्पेशल मेजोरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? जब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही उस बिल को पास करने में सक्षम हो, कोई भी रेटिफिकेशन का जरूरत ना हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? शायद ये चीज हमने उस दिन भी देखा था टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट सर, मान लेते हैं कोई बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसको संसद से पास करना जरूरी तो है, लेकिन वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर रहा है। हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, उसको भी अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को उस बिल को बाकी स्टेट से भी पास करवाना जरूरी है,
ठीक है, रेटिफाई करवाना जरूरी है। तो ये कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले तो उस बिल को हमारे पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। सबसे पहला क्या करवाना पड़ेगा? उस बिल को हमें पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा किस टाइप की मेजोरिटी से? सर स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी फॉर पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? मैंने अभी जस्ट बताया, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग पीपल, इतना वोट चाहिए। और इसके अलावा सर एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी अचीव होना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा सर हमारे पार्लियामेंट से। सी, जब वो हमारे पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तब हम लोग उस बिल का बहुत सारा कॉपी बना के हम लोग भेज देंगे सभी स्टेट्स में। जितना भी स्टेट्स है ना हमारे देश में, उन स्टेट्स का विधानसभा में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे। याद रखिएगा, विधानसभा में भेजेंगे। और उन यूटीज में भी भेजेंगे, उन केंद्र शासित प्रदेशों में भी भेजेंगे जहां पे विधानसभा है। सो कैन यू गाइस टेल मी, हमारे देश में कितने यूटीज हैं? मतलब कौन कौन से यूटीज है जहां पे विधानसभा है? कौन कौन से यूटीज हैं? कौन कौन सा है? सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी बना नहीं है, बट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का विधानसभा में हम लोग उस बिल को भेजेंगे। अब इन सभी, ये जितना भी विधानसभा है ना स्टेट्स का और यूटी का, ये लोग अपने अपने सदन में उसको पेश करेगा, विधानसभा में पेश करेगा, डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, डिसेंट करेगा। ठीक है, वो सब अपना करेगा। और एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% स्टेट्स को, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया और यूटी दोनों को मिला के, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द विधानसभा ऑफ द होल इंडिया, पूरे इंडिया का एटलीस्ट हाफ ऑफ द विधानसभा को इस बिल को पास करना पड़ेगा। विथ विच काइंड ऑफ मेजोरिटी? सर सिंपल मेजोरिटी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सर जब रेटिफिकेशन का जरूरत होता है स्टेट्स के द्वारा, तो स्टेट को किस टाइप का मेजोरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा? सर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, अगर ये बिल स्पेशल, सॉरी, अगर ये बिल सिंपल मेजोरिटी, मैंने स्पेशल बोल दिया क्या? सिंपल, सिंपल बोलना था। ठीक है, सिंपल बोलना था मुझे। आई एम सेइंग इट अगेन। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसको रेटिफिकेशन के द्वारा पास करना है स्टेट का, देन सबसे पहला स्टेप क्या है? पार्लियामेंट से उसको पास करो स्पेशल मेजोरिटी से। जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास हो जाए, तब उसका बहुत सारा कॉपी बना के जितना भी राज्य है और यूटी है जिसके पास विधानसभा है, उन सभी को भेज दो। वो सभी विधानसभा अपने अपने विधानसभा में उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट करेगा। एंड फाइनली कोशिश किया जाएगा कि उस बिल को पास किया जाए। अगर यह बिल 50%, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द विधानसभा, पूरे देश का एटलीस्ट हाफ ऑफ द विधानसभा में ये बिल अगर सिंपल मेजोरिटी से, आई एम सेइंग सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है, तो सर वैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, और वो पास हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये भेजा जाता है हमारे सर प्रेसिडेंट साहब के पास, एंड अदर स्टफ्स, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, वो बताऊंगा अभी क्या किया जाएगा। इज इट क्लियर? Is it clear, everyone? चलो सर, और क्या क्या स्टेप्स हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए? तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जैसे ही, मतलब कैसे, क्या प्रोसीजर और अपनाया जाता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? यस, ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से कहीं भी ये प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पेश करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए क्या प्रेसिडेंट से? नो प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए हमें प्रेसिडेंट साहब से। इसके अलावा सर क्या डेडलॉक का स्थिति बन सकता है क्या? हाँ जी, बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने में क्या लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक का कंडीशन बन सकता है क्या? यस, डेडलॉक का कंडीशन बन सकता है। लेकिन इस डेडलॉक को हटाने के लिए क्या जॉइंट सेशन अवेलेबल है? क्या अनुच्छेद 108 के तहत क्या जॉइंट सेशन करवाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल को पास करने के लिए? तो सर योर आंसर विल बी नो।
याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, इसको हमेशा अलग अलग सदन से अलग अलग सेपरेटली पास करवाना जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, क्या क्या प्रेसिडेंट साहब, जब जब ये बिल पास हो जाएगा दोनों सदनों से, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास ये चीज भेजा जाएगा, तो क्या प्रेसिडेंट साहब इस बिल को रिकंसिडरेशन या फिर उसको वीटो पावर यूज कर सकते हैं? क्या उस पे वीटो पावर यूज किया जा सकता? सर, अब नहीं किया जा सकता, अब नहीं किया जा सकता। पहले किया जा सकता था क्या? हाँ जी, पहले किया जा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी मैडम का सरकार में 24वां संशोधन लाया गया 1971 में। ठीक है, 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये आर्टिकल 368 में ये संशोधन किया गया और ये बोला गया कि आज के बाद प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब अनुच्छेद 111 के तहत वो वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है आप सभी को? 1973। ओके, सो जागेश, कैन यू टेल मी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब आया था? अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1971, I'll check. I guess it is 1971. Okay, 1971। चलो ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मतलब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, आपके लिए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पूरा पेश करूं मैं आपके सामने, तो कैसा हो सकता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी सदन में जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये किसी भी सदन में जा सकता है, मतलब किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। इंट्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कहीं भी हो सकता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद इन सभी को पास करना पड़ेगा सेपरेटली, पास करना पड़ेगा। क्या दोनों में डेडलॉक का कंडीशन है? क्या डेडलॉक का कंडीशन होता है? यस, डेडलॉक पॉसिबल, डेडलॉक पॉसिबल। क्या डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए जॉइंट सेशन है? नो जॉइंट सेशन, नो जॉइंट सेशन। ठीक है, इसके बाद जब ये पास हो जाएगा दोनों सदन से अलग अलग तरीके से, तो क्या प्रेसिडेंट साहब इसमें वीटो यूज कर सकते हैं? कैन नॉट यूज, बिकॉज 24वें संशोधन से उसको हटा दिया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा मनी बिल। तो मनी बिल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज तो मतलब पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपको ये चीज पहले ही दिखा होगा कि मनी बिल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था बेसिक, कि मनी बिल क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, याद आ रहा है सभी को? ठीक है, तो मनी बिल क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं उसके बारे में तो डिस्कशन अब नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि मनी बिल कैसे पास किया जाता है, किस टाइप का क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा मनी बिल को पास करने के लिए। ठीक है, चलिए सर, मनी बिल है, क्या इसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का? मतलब क्या प्रेसिडेंट साहब से प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा इस बिल को पेश करने के लिए? यस, we have to take prior recommendation from the president in order to present the money bill in the house. Is it clear? Next, सर ये किस सदन में पेश किया जा सकता है? ओनली इन लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा सर, क्या मनी बिल को राज्यसभा से पास करवाना मैंडेटरी है?
क्या मैंडेटरी है मनी बिल को पास करवाना राज्यसभा से? नो सर, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ पास हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो वो ऐसे भी पास हो जाएगा। ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ चलो ठीक है, पहुंचा दिया वहां तक, बता दिए कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग ऐसा कोई बिल लाए हैं, तुमको भैया इसको पास करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर वो वैसे भी पास माना जाएगा। मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो सर, क्या डेडलॉक का कंडीशन बन सकता है क्या मनी बिल को पास करने के लिए? तो आपको वो टेबल याद आना चाहिए सर, मैंने पढ़ाया था। सर अगर ये मैंडेटरी ही नहीं है राज्यसभा से पास करवाना, तो क्या डेडलॉक का कंडीशन बनेगा? नहीं बनेगा। डेडलॉक इज नॉट पॉसिबल, डेडलॉक इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब सर अगर डेडलॉक ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या ज्वाइंट सेशन का रिक्वायरमेंट है? क्या ज्वाइंट सेशन का रिक्वायरमेंट है? सर कोरोना है ही नहीं तो कोरोना का वैक्सीन बना के क्या फायदा? समझ रहे हो आप? तो जब तक बीमारी है ही नहीं तो बीमारी का इंजेक्शन ले रहे हैं झूठ मूठ का। सर डेडलॉक पॉसिबल ही नहीं है, तो डेडलॉक का निवारण जो है, सॉल्यूशन है, वो क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, मतलब ज्वाइंट सेशन का तो बात ही मत करो। ठीक है, इसके अलावा सर क्या मनी बिल को जब प्रेसिडेंट के द्वारा, जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो क्या मनी बिल पे वीटो पावर यूज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा? सर नहीं किया जा सकता। क्या मतलब वीटो पावर का? क्या मतलब, सुनना ध्यान से। जब सर मनी बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, तब इसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के आपके पास। ठीक है, अब क्या प्रेसिडेंट साहब इसको वापस से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं दोनों सदनों में? वो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? कॉमन सेंस लगाओ। इस मनी बिल को पेश करने से पहले हमने किससे पूछा था? इस मनी बिल को पेश करने से पहले हमने किससे पूछा था? प्रेसिडेंट साहब से। अब जब ये मनी बिल दोनों हाउस में दोनों हाउस से पास हो गया और फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब क्या फिर से इसको बोलेंगे कि नहीं फिर से इसको रिकंसिडर करो? अरे भाई, प्रेसिडेंट साहब ही वो बंदे थे जिन्होंने, जिनसे हमने पहले परमिशन लिया कि ये वाला बिल ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है पेश कर दो। तो बाद में तो ये औपचारिकता है ना, वो क्यों क्यों वापस से भेजेंगे? तो वो नहीं भेजते हैं। ठीक है, मतलब ही कैन नॉट यूज दी वीटो पावर। हाँ, वो क्या कर सकते हैं पता है? वो रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते कि नहीं ये रिकंसिडर करके ये वाला भी चेंजेस लेके आओ, क्योंकि हम लोग उसको पहले दिखा चुके हैं। प्रेसिडेंट साहब उस बिल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजते हैं। और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया वो रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया कॉमन सेंस का चीज है। आप ही से तो पहले पूछा था पेश करते वक्त, आप ही से तो पूछा था पहले पेश करते वक्त। ठीक है, मैं अपने गया, मैं घर गया, मुझे एक लड़की से प्यार था, मैंने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी मुझे इससे शादी करवा दो। मेरी मम्मी बोली नहीं मैं नहीं शादी करवाऊंगी। तो मैं बोला मम्मी मैं लेके भाग जाऊंगा उसको। तो बोली हाँ लेके भाग जाओ, जाओ लेके भाग जाओ, जो करना है करो, लेके भाग जाओ। मैंने सोचा हाँ मेरी मम्मी एग्री कर गई, लेके भाग जाओ बोली। मैंने उस लड़की को लेके भाग गया, मैं उसको फिर शादी करके ले आया अपने घर। तो मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि ये क्या किया तूने? तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप ही ने तो बोला था लेके भाग जाओ, फिर अब क्यों नौटंकी कर रही हो? तो वैसे ही सिंपल सी चीज, प्रेसिडेंट साहब ने परमिशन दिया पहले बिल को पेश करने के लिए। अब जब वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया, तो वो थोड़ा ना फिर से नौटंकी होगा कि नहीं इस पे भी चेंजेस करके लाओ। समझ में आया आपको मनी बिल कैसे काम करता है? हाँ या ना बोलो सर। चलो नेक्स्ट, सर मनी बिल कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा, अब हम लोग वो समझते हैं। सुनना ध्यान से। अच्छा, जब हम लोग मनी बिल का मतलब जब हम लोग मनी बिल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, याद होना चाहिए आपको वो क्लास, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे मनी बिल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा की राज्यसभा? सर लोकसभा, मतलब जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के द्वारा चयनित किए गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग चयनित किए गए हैं, वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। ठीक है, मान लो कि जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, मान लो झारखंड ही, झारखंड, झारखंड में लग गया प्रेसिडेंट रूल, झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लग गया।
लेकिन कॉन्सोलिडेटेड फंड, जो स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फंड है, उससे पैसा निकालना अब जरूरी है। तो कौन पैसा निकाल सकता है? ऑप्शन ए सीएम, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी लोकसभा। कौन पैसा निकाल सकता है? अगर स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल झारखंड या फिर कोई भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, आपातकाल लग गया समझ लो, लेकिन फिर भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उस राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा अगर निकालना है तो कौन पैसा निकाल सकता है? सीएम निकाल सकता है, प्रेसिडेंट निकाल सकता है, गवर्नर निकाल सकता है, या फिर लोकसभा निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कॉमन सेंस की बात है, कौन निकाल सकता है? तो सर अभी थोड़ा देर पहले भी मतलब एक चीज बोला मैंने, और आज से बहुत दिन पहले भी समझाया था कि कभी भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो वही निकाल सकता है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है लोगों के द्वारा। एंड कैन यू टेल मी, इन सभी में से डायरेक्टली इलेक्टेड कौन होता है? क्या प्रेसिडेंट साहब को आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं? नो सर, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या गवर्नर साहब को आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं? नो सर, वो तो प्रेसिडेंट साहब का मन है, जिनको भी गवर्नर बना दिया बना दिया। आप क्या सीएम को इलेक्ट करते हैं? क्या आप सीएम का वोटिंग करने जाते हैं? नो सर, सीएम का वोटिंग करने नहीं जाते हम। जो चुना हुआ रहता है वही लोग आपस में डिसाइड करता है कि ये सीएम बनेगा। क्या आप सीएम को वोट करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ये भी क्या डायरेक्टली इलेक्टेड है? नो सर। सर डायरेक्टली इलेक्टेड कौन है? लोकसभा के मेंबर। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही हैं इन चारों में से जो डायरेक्टली इलेक्टेड है। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर पैसा निकालना है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो कौन निकालेगा? याद रखिएगा, इसको मूल मंत्र बना लीजिएगा। ओनली द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, ओनली द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर कैन ओनली हेलो, कैन यू हियर मी? हैंग क्यों कर गया था यार? हम्म तो सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है ना, जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है, वही लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं सर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। कब ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा आपको एग्जाम में। आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिखाया भी था आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, अगर आप लोग थे उस दिन तो। आई मीन सभी तो था यार उस दिन। क्या ठीक है ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से। तो सर मनी बिल को कैसे पास किया जाता है? तो सबसे पहले तो मनी बिल जो है, मनी बिल को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है मनी बिल को पेश करने के लिए। इसके बाद जब परमिशन मिल जाता है प्रेसिडेंट साहब से कि हाँ मनी बिल को तुम पेश कर दो, तो हम लोग मनी बिल को पेश कर देते हैं पार्लियामेंट में। और सर पार्लियामेंट में कहां पेश करते हैं? लोकसभा, लोकसभा में। नेक्स्ट, सर लोकसभा में वो बिल पास होता है। ठीक है, लोकसभा में वो बिल पास होता है, लेकिन सर लोकसभा में कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है? हु विल डिसाइड कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है? तो सर लोकसभा के जो स्पीकर साहब है ना, लोकसभा के जो स्पीकर साहब है, उनके पास ये पावर है अनुच्छेद 110 सब क्लॉज 3 के अंदर, 110 सब क्लॉज 3 के अंदर स्पीकर साहब के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा में जब भी इंट्रोड्यूस होता है ना मनी बिल, तो ये पावर होता है लोकसभा के स्पीकर के पास कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्पीकर साहब डिसाइड कर दिए कि ये फलना वाला जो बिल है ना ये मनी बिल है। अब किसी को ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो क्या वो केस कर सकता है स्पीकर के ऊपर? नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम सेइंग, कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो सुप्रीम बॉडी होता है। who will decide who will decide that a bill is a money bill or not, and वो जो भी डिसीजन देगा, उनका डिसीजन जो है वो कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट चलेगा कि नहीं, ये देखिए स्पीकर साहब ने इसको मनी बिल घोषित कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट आप बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर क्या बोलेंगे आपको, या फिर जज क्या बोलेंगे आपको? जाइए संविधान पढ़िए। संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजन देते हैं स्पीकर साहब कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
ना ही कोर्ट में, ना ही दूसरे सदन में, ना ही उस सदन में, या फिर कहीं भी नहीं किया जा सकता। वो फाइनल माना जाएगा कि हाँ वो मनी बिल है। ठीक है, नेक्स्ट। सर स्पीकर साहब ने ये बोल दिया कि वो मनी बिल है, ठीक है, और ये उनका जो डिसीजन होता है ना वो बाइंडिंग होता है, दोनों सदनों पे बाइंडिंग होता है कि हाँ ये मनी बिल है। नेक्स्ट, जब वो बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो वो बिल को भेज दिया जाता है कहाँ? राज्यसभा में। जब वो बिल लोकसभा से पास हो जाता है तब उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, सर राज्यसभा का ना, ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा को उस बिल को 14 दिन के अंदर अंदर, राज्यसभा को, राज्यसभा के ऊपर ये मैंडेटरी क्लॉज है कि उस बिल को 14 दिन के अंदर अंदर उनको वो बिल या तो एक्सेप्ट करके लोकसभा को वापस करना है, या फिर कुछ रिकमेंडेशन करके लोकसभा को वापस करना है, या तो रिजेक्ट करके लोकसभा को वापस भेजना है। ठीक है, जो भी वो कर सकते हैं 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब दे कैन ओनली विथ दे कैन ओनली कीप द मनी बिल फॉर 14 डेज, 14, 14 दिन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सर 14 दिन के लिए ही रखा जा सकता है राज्यसभा के पास मनी बिल। समझ में आया आपको? अब आप मुझसे पूछिएगा कि सर अगर 14 दिन से ज्यादा रख लिया तो? जैसे ही 14 दिन खत्म होगा ना, ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो बिल पास हो गया है, ये मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज है 8 तारीख, ठीक है, आज एक बिल पेश किया गया, आज एक बिल मनी बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा से और भेज दिया गया राज्यसभा में। तो मैक्सिमम 14 दिन का टाइम है सर, मतलब 8 तारीख है, मतलब 22 तारीख तक मैक्सिमम टाइम है, 22 जनवरी तक मैक्सिमम उस बिल को पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा को, या फिर उस बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा राज्यसभा से और वापस भेजना पड़ेगा लोकसभा में। अगर वो चीज 14 दिन के अंदर अंदर नहीं होता है ना, तो 15वां दिन में ये मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया है राज्यसभा से। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा बेइज्जती है राज्यसभा का? मतलब राज्यसभा को भाव ही नहीं दे रहे मनी बिल के वक्त, एकदम भाव ही नहीं। हाँ तुमको करना है करो। नेक्स्ट, सर लेट इट बी कि 14 दिन के अंदर अंदर ही राज्यसभा ये बोलता है कि नहीं इस बिल में ये खराबियां हैं, इस बिल में ये खराबियां हैं, और इस बिल को ऐसे ऐसे तरीके से सुधारना चाहिए, और उस वो बिल को वापस से लोकसभा को बोलता है कि देखो इस चीज में तुम रिकमेंडेशन को, हमारा जो ये रिकमेंडेशन है इसको रिकंसिडर करो। तो क्या लोकसभा पे वो बाइंडिंग रहेगा? क्या लोकसभा को वो चेंजेस लाना ही पड़ेगा? नहीं, नहीं लाना पड़ेगा। अगर लोकसभा का मन है, अगर लोकसभा का मन है कि हाँ राज्यसभा वाला सही बोल रहा है, तब वो चेंजेस ला सकता है। और अगर मन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है चेंजेस लाने का। अगर भाड़ में जाए उसका रिकमेंडेशन, जैसा प्रोसीजर चल रहा था चलेगा। समझ में आया आपको? अगर राज्यसभा में रिकमेंडेशन किया गया, राज्यसभा में रिकमेंडेशन किया गया कि ये अमेंडमेंट लाओ इस बिल में, तो क्या लोकसभा के लोगों को वो रिकमेंडेशन, क्या क्या फिर वो चेंजेस लाना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा? नहीं लाना पड़ेगा। अगर मन है तो लाओ, नहीं मन है तो मत लाओ। क्या आपको समझ में आया ये पूरा चीज? नेक्स्ट, जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है, फाइनली ये किसके पास पहुंचा जाता है, भेजा जाता है सर प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रेसिडेंट साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करते हैं या तो वो रिजेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए सदनों में वापस नहीं भेज सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पूरा चीज समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्या ये पूरा चीज समझ में आया आप लोगों को? सुनना ध्यान से। नाउ सर फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या होता है? तो कल हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल बिल। आज के लिए बस इतना ही समझ लो कि मनी बिल जो है इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। ये फाइनेंशियल बिल का एक टाइप है, इतना समझ लो। मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑल मनी बिल is a financial bill, but all financial bill are not money bill. Is it clear? All money bill are financial bill, but all financial bill are not money bill. सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकता है, आई मीन होता ही है। हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल है, परंतु हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है, और ये सब आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। चलो नेक्स्ट, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल?
अब आप लोग को इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मतलब इतना कि तुरंत तुरंत छापने लगे, नहीं जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन टेक दैट होल, यू कैन टेक दिस होल टेबल फ्रॉम लक्ष्मीकांत, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स विच इज गिवन हियर, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लिखने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर मन करे तो यू कैन ऐड सम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आई होप ऑर्डिनरी बिल आपको पता होगा, ऑर्डिनरी बिल पता है ना आप लोगों को, यू गाइस नो ऑर्डिनरी बिल, मतलब भूल मत जाना अब ऑर्डिनरी बिल को यार, कि ऑर्डिनरी बिल कुछ था। हाँ सर कुछ तो पढ़ा, कितने अनुच्छेद में लिखा गया था ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल जो है ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 107 से 109, ठीक है। तो आई होप ऑर्डिनरी बिल का मतलब समझ में आता होगा आपको। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल? फर्स्ट चीज, सर ऑर्डिनरी बिल को ना लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है, परंतु मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। चलो सर, जब मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डिनरी बिल और एक होता है प्राइवेट ऑर्डिनरी बिल। याद आ रहा है किसी को? कोई ऐसा बंदा है जिसको जो मतलब जीवन में पहली बार ये सुन रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट बिल क्या होता है और गवर्नमेंट ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और प्राइवेट ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे कि गवर्नमेंट बिल क्या होता है? सर रिवाइज करके आइए प्लीज। गवर्नमेंट बिल जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, ये गवर्नमेंट बिल होता है, ये गवर्नमेंट बिल होता है। सुनिएगा सर ध्यान से, वो हर बिल वो हर बिल जो कि मिनिस्टर साहब के द्वारा पेश किया जा रहा है, वो हर बिल जो कि मिनिस्टर साहब के द्वारा पेश किया जा रहा है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। बहुत सिंपल सा चीज है, वो हर बिल जो कि मिनिस्टर साहब के द्वारा पेश किया जा रहा है उस बिल को बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और इसके अलावा, मतलब मिनिस्टर साहब के अलावा अगर कोई भी बिल को पेश करता है ना, मिनिस्टर साहब के अलावा अगर कोई भी किसी बिल को पेश करता है तो उस बिल को बोला जाता है प्राइवेट बिल। समझ में आया आपको? उस बिल को बोला जाता है प्राइवेट बिल। चलो, तो सर ऑर्डिनरी बिल जो है ना, ये प्राइवेट बिल की तरह भी पेश हो किया जा सकता है और गवर्नमेंट बिल के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। मतलब ऑर्डिनरी बिल को एक मिनिस्टर भी पेश कर सकता है या फिर मिनिस्टर के अलावा बाकी जितने एमपी है ना वो भी पेश कर सकता है, परंतु जो मनी बिल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स मनी बिल जो है हमेशा गवर्नमेंट बिल की तरह ही पेश होता है, ठीक है। मनी बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बिल की तरह ही पेश होता है। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल को पेश करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, परंतु मनी बिल को पेश करने के लिए चाहिए, ठीक है। क्या ऑर्डिनरी बिल को अमेंड किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा? मतलब राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन होता है कि यहाँ यहाँ चेंजेस लाओ, क्या उसको लाना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। लेकिन क्या मनी बिल को ऐसा करना, मतलब मनी बिल को के ऊपर राज्यसभा बोल रहा है कि नहीं नहीं ये सब चेंजेस लाओ, तो क्या लोकसभा को इसके ऊपर सोचना चाहिए? बोलेगा ना हम नहीं सोचेंगे, कोई भाव ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट, सर ऑर्डिनरी बिल जो है, इस बिल को राज्यसभा कितने टाइम के लिए मैक्सिमम रख सकता है अपने पास? तो 6 महीने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो ऑर्डिनरी बिल को अपने पास रख सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मनी बिल है वो कितने दिनों के लिए रख सकता है सर राज्यसभा? सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए। इज इट क्लियर? चलो, कहीं पे नहीं समझ में आया तो बता देना। सर ऑर्डिनरी बिल जो है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी बिल को क्या सर्टिफिकेशन चाहिए स्पीकर के द्वारा कि ये ऑर्डिनरी बिल है? नो सर, कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन मनी बिल जो है उसको सर्टिफिकेशन चाहिए।
मनी बिल को ये सर्टिफिकेशन चाहिए स्पीकर के द्वारा कि स्पीकर उसको माने कि हाँ ये मनी बिल है। वो नेक्स्ट सदन में भी भेजा जाता है ना, दूसरे हाउस में भी भेजा जाता है ना, तो ये बोल के भेजा जाता है स्पीकर के द्वारा कि हाँ ये मनी बिल है। लेकिन क्या ऐसा ऑर्डिनरी बिल के लिए करवाना जरूरी है? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। ठीक है सर, क्या ऑर्डिनरी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साहब वीटो यूज कर सकते हैं? याद कीजिए, क्या ऑर्डिनरी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साहब वीटो यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। यस ही कैन reject the bill, he can approve the bill, और he can return the bill to the houses for reconsideration, कि जाओ फिर से इसमें देख के आओ कि हाँ ये दिक्कत है। ठीक है, वो कर सकते हैं, वीटो पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या मनी बिल पे प्रेसिडेंट साहब वीटो यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। वो या तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या तो अप्रूव कर सकते हैं। वो फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं हाउस को कि जाओ इस पे रिकंसिडरेशन करके आना। ठीक है, इसके अलावा सर क्या डेडलॉक का कंडीशन बनता है ऑर्डिनरी बिल में? यस, बनता है। और क्या ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए जॉइंट सेशन अवेलेबल है? हाँ जी है। परंतु मनी बिल में क्या डेडलॉक का कंडीशन बन सकता है? अरे सर, बीमारी ही नहीं है, नहीं बन सकता, फॉर्मेलिटी है। इट इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू पास द बिल फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, अगर सर फॉर्मेलिटी ही मतलब अगर डेडलॉक हो ही नहीं सकता, डेडलॉक पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या जॉइंट सेशन रिक्वायर्ड है? नॉट रिक्वायर्ड। इज इट फाइन? सो दैट्स ऑल अबाउट मनी बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा मनी बिल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग फाइनेंशियल बिल पढ़ेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट। बजट क्या होता है? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे विथ मी।